नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी ने 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में जो बातें कही थी उस पर अब अमल शुरू होता हुआ दिख रहा है। सड़क पर जनता निकल कर आ रही है और शायद इसी का असर है कि जिस मोदी सरकार में इस बात पर ऐंठा जाता था कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, उसी सरकार में इस्तीफों की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते ही नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में फेरबदल होगा, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप सिंह पुरी से उनके विभाग लिए जा सकते हैं, ले लिए जाएंगे। अब सीधे सीधे इस्तीफा न लेकर अगर मंत्रालय से हटाया जाता है तो भी बात एक ही है कि विपक्ष का डर और दबाव असर कर रहा है। वैसे आज एक पोस्ट में राहुल गांधी ने बता भी दिया है कि वो अभी लंबी लड़ाई लड़ने वाले हैं। दरअसल आज राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में 2 साल पूरे कर चुके हैं, यानी राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बने हुए 2 साल हो गए। और इस पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। पहले इस ट्वीट को दिखाता हूं, आपके सामने लेकर आता हूं। ट्वीट में देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज 2 साल पूरे हुए। इन 2 सालों का हर दिन एक ही काम रहा, हर भारतीय की आवाज़ को सत्ता तक पहुंचाना। नीट के छात्रों की लड़ाई हो, वोट चोरी का पर्दाफाश हो या संविधान की रक्षा, हर मोर्चे पर आपके साथ खड़ा रहा, आज भी हूं, हमेशा रहूंगा। सड़क से संसद तक आपका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सफ़र लंबा है पर संकल्प वही, आपके लिए हर लड़ाई लड़ता रहूंगा। जय हिंद, जय संविधान। इसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है, जरा उस वीडियो को देखिए। वीडियो ले आइए। What the job of the leader of the opposition is. हमारे लिए लड़ना है आपको। मणिपुर को आपने जला दिया है। जब आपने अग्निवीर लागू किया, लैटरल एंट्री कर 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती। यंगस्टर्स फ्रॉम संबल केम टू सी मी, इनोसेंट पीपल, दे हैड डन नथिंग। 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। इट्स माई राइट टू गो देयर टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन। मेरा अधिकार है ये। तो यहां देख रहे थे राहुल गांधी 2 साल पे ये वीडियो जारी करते हुए। तो जिन मुद्दों को राहुल गांधी 2022 की भारत जोड़ो यात्रा से उठा रहे हैं कि हर हाल में संविधान बचाना है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है, युवाओं का भविष्य संवारना है, उन पर वो अब भी डटे हुए हैं। बल्कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अब वो लोगों की उम्मीदों पर खरे भी उतर रहे हैं। इस पोस्ट के बाद, इस पोस्ट के साथ जो वीडियो राहुल ने डाला है उसमें दिखाया है कि कितने मुद्दे उन्होंने उठाए, कितनी बार आम लोगों के बीच जाकर मुलाकात की और संसद में किस किस तरह के मुद्दे वो उन्होंने उठाए, किस तरह नेता प्रतिपक्ष की उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। मोदी ने भी अभी 12 साल पूरा करने की उपलब्धि मनाई, लेकिन सारे प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करने के बावजूद वो विश्वसनीयता के साथ अपने 12 सालों का हिसाब नहीं दे सके। मोदी बार बार विदेश जाते हैं, आप जानते हैं, तो बदले में भारत को क्या मिल रहा है? जिन सार्वजनिक निकायों को खत्म करके तेजी से निजीकरण किया गया, उसमें उद्योग जगत को कितना नुकसान हुआ और सरकार को कितना घाटा हुआ। शिक्षा व्यवस्था में जो नए नए प्रयोग किए गए, क्या उससे छात्रों का भला हुआ? रोजगार कितने सृजित हुए? गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, इसका ग्राफ कितना नीचे आया? इन सारे सवालों के जवाब सरकार के पास इस वक्त नहीं है। तभी तो जनता का जो गुस्सा है, रोष है, वो बार बार प्रकट हो रहा है। इस समय भी जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना चल रहा है, आप जानते हैं। आज इस धरना प्रदर्शन में गुरनाम सिंह चरहुनी, जी हां, किसान नेता गुरनाम सिंह चरहुनी भी शामिल हुए। उधर कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रधान गो बैक की नई मुहिम शुरू की है, जिसकी जानकारी देते हुए गुलामी के दौर में अंग्रेजों वापस जाओ की तर्ज पर पोस्टर बनाया गया है। सीजेपी के लोग आज धर्मेंद्र प्रधान को बर्थडे केक भी देने गए ताकि उन्हें शुभकामनाएं देकर उनके पद से हटने के लिए वो कह सकें।
मोदी जी ने तो बिना किसी संकोच के प्रधान को बर्थडे विश किया है, आपने देखा होगा। ठीक वैसे ही जैसे हरदीप सिंह पुरी को किया था। हरदीप पुरी को जानते हैं आप। हरदीप पुरी जो हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं और पेट्रोलियम डिपार्टमेंट उनके पास है, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट उनके पास है, और उनका नाम एप्स्टीन वाले मामले में फंसा था, आपको याद होगा। अब पता नहीं कि इन लोगों को अगले साल इसी तरह के विश कर पाएं नरेंद्र मोदी या नहीं कर पाएं, क्योंकि वो अगर मंत्रिमंडल से हटा दिए जाएंगे, इन दोनों को हटाने की बात आ रही है, हरदीप पुरी को भी और धर्मेंद्र प्रधान को भी, इन दोनों को हटा दिए जाएंगे तो फिर मोदी के किसी काम के रहेंगे नहीं, और जो आदमी मोदी के काम का नहीं है उसको मोदी क्यों विश करें। अभी भी इन लोगों के कारण नरेंद्र मोदी ज्यादा फंस चुके हैं। मोदी के पास अब राम की शरण भी शायद न बचे। जी हां, राम का नाम, राम मंदिर, अयोध्या, इसी की बात कर रहा हूं। राम मंदिर को बीजेपी ने जरूरत से ज्यादा अब भुना लिया है। अब चोरी की खबरों के बाद मोदी इस पर भी कुछ कहेंगे तो फंसेंगे ही, इसलिए इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। तो राम मंदिर से लेकर छात्रों के आंदोलन तक मोदी फंस चुके हैं, और राहुल की प्रतिरोध की राजनीति ने उनके बाहर निकलने के सुरक्षित रास्ते भी बंद कर दिए हैं। यानी अब मोदी पद छोड़ेंगे तो भी बुरा फंसेंगे, और नहीं छोड़ेंगे तो पद पर बैठने लायक हालत नहीं रहेगी। अब चीजें उसी तरफ बढ़ रही हैं, आप जानते हैं। इसीलिए कहीं पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण पत्र मानना, कहीं यूसीसी लागू करने का शिगुफा छेड़ना, तो कभी छात्रों को दहशतगर्द यानी आतंकवादी या टेररिस्ट कहना, यही काम हो रहा है ताकि जनता इन बातों में उलझी रहे। लेकिन जनता देख रही है कि एक तरफ छात्र जंतर मंतर पर हैं, सोशल मीडिया पर बीजेपी की आलोचना हो रही है, और दूसरी तरफ मोदी सरकार पिछले साल के ऑपरेशन सिंदूर के शहीद हुए लोगों के नाम आज जाकर सार्वजनिक कर रही है। आपको याद होगा, बार बार पूछा जाता था कि हमारे कितने सैनिक इस ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हैं। ये बात अभी तक सरकार नहीं बताती थी, लेकिन अब वो बात बता दी गई है। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए 6 जवानों के नाम पहली बार आधिकारिक रूप से सार्वजनिक किए हैं, पब्लिक की है भारत सरकार ने। 6 जवानों के नाम, इन वीर जवानों के नाम दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट के रोल ऑफ ऑनर में अंकित किए जाएंगे। क्या देश को इन शहीदों के नाम पहले जानने का हक नहीं था? क्यों साल भर तक इसका ऐलान सरकार ने नहीं किया? आज ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे हम, और समझेंगे कि प्रतिरोध की राजनीति में मोदी कैसे फंस गए हैं, और इन सब के बीच सड़क की लड़ाई में, अगर प्रतिरोध नहीं बल्कि कहें तो जहां भी है वहां प्रतिरोध ही है, सड़क की लड़ाई में आखिर नरेंद्र मोदी कैसे फंसे हुए हैं, और यहां विपक्ष ने कैसे मोर्चा खोल रखा है, इन सब की चर्चा आज करेंगे इस न्यूज़ पॉइंट में। आइए सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं हमारे तमाम साथियों से जो इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं हमारे साथ, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। साथ में इकरार जुड़े हुए हैं हमारे साथ जंतर मंतर से। इकरार का भी स्वागत करता हूं, और स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत है। सबसे पहले जरा स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं। इकरार आप बने रहिए हमारे साथ, और अपना फ्रेम सेट कर रहे हैं, आप सेट कर लीजिए। और बहुत दूर आप निकल के आ गए हैं, और लेकिन ठीक है, आवाज़ क्लियर आएगी। स्वामी जी, कैसे देखा जाए? बहुत कुछ रख चुका हूं। शहीदों के 6 शहीदों के नाम अंकित होंगे, अच्छी बात है। नाम आपने बता दिए हैं, नाम भी है लेकिन मैं लेके आया नहीं, पढ़ा नहीं यहाँ पे। आप लोग कहेंगे सारे नाम मैं रख दूंगा। एक बात, दूसरी बात यह है जो शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर में, दूसरी बात यहाँ ऑपरेशन सिंदूर मामला नहीं है, मामला है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जिस हठ धर्मिता को अपनाए हुए है, मामला उसका है। और ऐसे में आप चाहे राम मंदिर का मामला हो, वहाँ पर चंदा चोरी का मामला हो, वो जो चढ़ावा चोरी, चंदा नहीं चढ़ावा चोरी का मामला हो, फिर राहुल गांधी, लेकिन आप देख लीजिए राहुल गांधी की दूसरी तस्वीर यहाँ पे, जो 2 साल राहुल गांधी के पूरे हुए। इन 2 वर्षों की अगर तस्वीर देखी जाए, यहीं से शुरुआत करना चाहूँगा स्वामी जी, 2 वर्षों की तस्वीर देखी जाए, राहुल गांधी की ही नहीं बल्कि देश के विपक्ष की तस्वीर देखी जाए, तो आप देश को कहाँ पाते हैं, सरकार को, सत्ता पक्ष को कहाँ पाते हैं? नरेंद्र मोदी आखिर इतने प्रेशर में, टेंशन में क्यों नजर आते हैं स्वामी जी? देखिए राजीव जी, पहली बात तो यह है जो सत्ता से हमने अपेक्षा की थी
और जो देश की अपेक्षा शासन से थी, वो हमारी आशाएं जो हैं बिल्कुल धूमिल हो गई और हर क्षेत्र में हमको निराशा हुई। हमारी विदेश नीति फेल हो गई, हमारी अर्थनीति फेल हो गई, इंटरनल हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम था वो फेल हो गया, हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल हो गया, हमारा छोटा दुकानदार फेल हो गया। तो सरकार की तरफ से जो हमारी अपेक्षाएं थी वो तो पूरी नहीं हुई। लेकिन ये बात जरूर थी कि जो इस समय इतनी विकट परिस्थिति है देश के अंदर कि सत्ता पक्ष ने सारी संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर लिया है, उसके बाद विपक्ष में जहां दहशत का भाव था, जहां सारे विपक्षी दल जो तीसरा मोर्चे की बात करते थे वो टूट रहे थे, एक एक करके टूट रहे थे, हर जगह दहशत थी। आज से 2-3 साल पहले पार्क के अंकल्स ने जो एक प्रकार का आक्रामक और गुंडागर्दी वाला रुख अपनाया हुआ था कि कोई बोल भी नहीं पाता था, बोलता था उसका अपमान होता था, आज के तारीख में राहुल गांधी की तपस्या से और उनकी मेहनत से वो स्थिति बिल्कुल पलट गई है। और आज के तारीख में आप हर जगह देख रहे हैं, लोग अपना वीडियो भी बनवा रहे हैं, बिल्कुल इंटरव्यू भी दे रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं, खुल के विरोध कर रहे हैं। इसका मैंने डर तो देखिए हट गया है। अब देखिए आते हैं राजीव जी राम मंदिर के मामले में। आप ये बताइए, एक केस में 2 FIR तो हो नहीं सकती भाई, एक जुर्म है तो 1 FIR होगी। अच्छा, अब आप ये बताइए, जो सरकार, जब ये चोरी का मामला पता चला 15-20 दिन पहले, ये पता चला कि वहां डकैती पड़ी है और नृपेंद्र मिश्रा साहब ने भी कह दिया ये चोरी नहीं है, डकैती नहीं है, तो जो इसमें लिप्त लोग थे वो न्यास वाले लोग थे, राम जन्मभूमि ट्रस्ट वाले लोग थे, जो हमारे ट्रस्टी थे, जिनका काम हमारी अमानत में खयानत करना नहीं था, जो जिम्मेदार थे। और सरकार, देखिए 3 पक्ष हुए, एक तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट हुआ, एक जो सरकार हुई, और उसके बाद एक पुलिस हुई। पुलिस के बाद लोग गए, उन्होंने कहा साहब ये हुई, हमारे पास ये सारे सबूत हैं और आप ये FIR लिखिए इनके खिलाफ। वो FIR नहीं लिखी पुलिस ने। सरकार ने SIT गृहित की, SIT ने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी जिसमें चंपत राय को दोषी बताया गया, उन पे FIR न लिख के ट्रस्ट ने FIR लिखा दी। भाई जो खुद ही लिप्त है, जो खुद ही कांड में और चोरी डकैती में लिप्त है, उसी ने FIR लिखा दी। अच्छा, साधारण धाराओं में FIR लिखा दी। अब आप ये बताइए राजीव जी, टिन्नू यादव जिनका नाम लिया जा रहा है वो ड्राइवर थे ना, टिन्नू यादव ड्राइवर थे। किसके ड्राइवर थे? चंपत राय बंसल के ड्राइवर थे। ड्राइवर का क्या काम? नोट गिनने से। इसका माने जिस आदमी का काम ड्राइविंग था, वो अगर आदमी पैसा गिनने में लिप्त था, इसका मतलब यह है कि चंपत राय बंसल की वजह से था। चंपत राय बंसल जो हैं अब धर्मात्मा बन रहे हैं। अच्छा, अभी मैं देख रहा था एक कार्यक्रम में, विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे थे कि हमारे पास अभी VSP को नहीं पता है कि चंपत राय बंसल ने और अनिल मिश्रा ने रिजाइन किया है या नहीं किया, हमें नहीं पता, लेकिन हम उनके विवेक पे छोड़ते हैं, चाहे तो रिजाइन कर दें चाहे तो न करें। अब ये बताइए, चंपत राय बंसल जो मुख्य अभियुक्त हैं मेरी निगाह में और राम भक्तों की निगाह में, और अनिल मिश्रा जिनके बारे में आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रतिशत कमीशन लेते थे, उनके विवेक पे छोड़ा जा रहा है कि चाहे तो आप रहें और चाहे तो आप छोड़ दें। टिन्नू यादव जिसका कोई लेना देना नहीं था नोटों से और लेने देने से, अगर उनके घरों में इतना पैसा मिला है और वो उन्होंने बड़े बड़े अपने होटल बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, इसका मतलब चंपत राय बंसल का उसमें योगदान है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये भी पता चला कि साहब बोरों में पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, किसके साथ फोटो खींच रही है। फिर उसके बाद ये बता दिया गया कि साहब धर्मेंद्र प्रधान के लिए कांग्रेस जनता पार्टी ने केवल 1 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया था, केवल 1 सूत्रीय। तभी हम लोग ये कह रहे थे राजीव जी, भाई 1 सूत्री का क्या मतलब है? राहुल गांधी बात कर रहे हैं होलिस्टिक, वो बात कर रहे हैं कि पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे, पूरी यूथ की अगनी की बात करेंगे, पेपर लीक की बात करेंगे, एजुकेशनल सिस्टम के कोलैप्स करने की बात करेंगे, बच्चों की नौकरी न मिलने की बात करेंगे, बच्चों को परेशान करने की बात करेंगे। कांग्रेस जनता पार्टी ने 1 सूत्री कार्यक्रम चलाया। सोनम वांगचुक ने कह दिया परसों आके मैं भूख हड़ताल में बैठ जाऊंगा, कल तक रिशफल हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान हट जाएंगे। मोदी जी ने धर्मेंद्र प्रधान को विश भी कर दिया और उनके कार्य की प्रशंसा भी कर दी। गोदी मीडिया के अंदर उनके प्रवक्ता आके कहेंगे कि साहब देखिए, उन्होंने वो तो रिशफल करना तो मोदी जी का अधिकार था, हटा दिया तो कांग्रेस जनता पार्टी जंतर मंतर खाली कर दे और ये सारा काम खत्म हो गया। और थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे सोनम वांगचुक कहीं के गवर्नर हो जाएंगे। तो देखिए पूरी लिपापोती हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से हमारे दिलों में राम जी का वास है और घर घर में भगवान राम की पूजा होती है, राम मंदिर जो इनके लिए एक बहुत बड़ा
पुरस्कार था अब वो अभिशाप बन जाएगा, और 2027 में इसका आपको जवाब मिलेगा कि जहां जाके राम का नाम लेंगे लोग इनसे पूछेंगे हमारी चंदा चोरी क्यों की, तुमने डकैती क्यों डाली। और ये अब जो उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं मैंने 1 करोड़ रुपए दिया था, एक चांदी का मुकुट दिया था, अब ये सारी चीजें चंपत राय ने ली थी और चंपत राय ने रसीद नहीं दी है, उनको कहीं दिखा नहीं पा रहे हैं, कहीं उन्हें पता नहीं बता पा रहे हैं। तो असली अभियुक्त को बचाने का एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, लेकिन हमारे देश की जनता इतनी जागरूक है, इतनी जानती है कि ये राम भगवान के नाम पे जो डकैती डली है, इसीलिए 100 रुपए का चंदा 15 रुपए हो गया है। और ये देखिए सोमनाथ मंदिर के अंदर भी आप जाके वहां फूल नहीं चढ़ा सकते, फूल का प्रवेश वर्जित है, और इसी प्रकार से इन्होंने यहां भी कर दिया, फूल का प्रवेश वर्जित है। इसका माने फूल मिठाई मत चढ़ाओ, तुम जो है केवल अगर तुम्हें चढ़ाना है तो पैसा चढ़ाओ और आभूषण चढ़ाओ, जिसकी हम चोरी डकैती करेंगे। तो पूरी तरह से आई वॉश है और हमारे देश की जनता को जागरूक होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान शुड गो टू जेल। जितने भी इसमें जितने भी लोग हैं जो इनके अयोध्या न्यास के अंदर है, 20 के 20 लोग या 22 जितने भी हैं, सबको जेल जाना चाहिए, इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इनका पुलिस इंट्रोगेशन होना चाहिए, इनको कठोरतम दंड मिलना चाहिए। केवल लोगों का रिजाइन करना पर्याप्त नहीं है और यह हमारी भावनाओं को, जो आहत भावनाएं हैं, उनको संतुष्ट नहीं करता। जी, संतुष्ट नहीं करता, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा जल्दी से चलते हैं उधर जंतर मंतर, फिर आता हूं प्रशांत जी आपके पास। इकरार क्या चल रहा है जंतर मंतर पे? आज 7वां दिन है, लोग आ रहे हैं या सिर्फ पुलिस वाले हैं? नहीं राजीव जी, देखिए लोग भी आ रहे हैं आज, जो जैसा कि लगातार इस प्रोटेस्ट से लोग जुड़ रहे हैं। आज जो है, आज भी कई लोग जुड़े, जिनमें मैं आपको नाम बता दूं, भारत नाट्य मंच से कुछ लोग थे वो जुड़े, उनके साथ साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी वो जुड़े, और ये रंजीत यादव सर हैं जो कि शिक्षक हैं वो जुड़े, और उनके साथ पॉलिन गोंजाल्विस हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं वो जुड़े, और काशिफ सर जो ये भी शिक्षक है वो इस मतलब इस आंदोलन से जुड़े और आकर उन्होंने अपना समर्थन दिया। तो लगातार जो पहले दिन से अगर हम बात करें तो लगातार जो लोग हैं उनका, लोगों का आना यहाँ लगातार जारी है, चाहे किसानों की आप बात कर लीजिए या शिक्षकों की बात कर लीजिए। इस तरह से रोज कोई ना कोई जो इस मंच के साथ जुड़ रहा है और अपना समर्थन दे रहा है। तो तमाम तरीके की बात हो रही। दोपहर में अभिजीत दीपकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो हमें लगा कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन हम जब उनके पास पहुंचे तो वो इसका आर के आश्रम के पास एक कोई बंगला है, उसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो उसको लेकर भी कुछ गोदी मीडिया ने सवाल उठाया कि क्या इसी बंगले में वो रुक रहे हैं अभिजीत दीपके। तो उसमें जब उन्होंने बताया कि 28 तारीख से जो सोनम है वो हमारे साथ जुड़ेंगे, और उसके बाद जो है वो अनिश्चितकालीन जो भूख हड़ताल एक तरह से वो जुड़ेंगे। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा अभिजीत ये बताइए कि आप खुद भी जो है वो छात्रों की बात कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस ने एक बड़े जो अभियान की शुरुआत की है, छात्रों की गूंज, 40 दिनों तक ये अभियान चलेगा, और राहुल गांधी खुद कोटा में भी छात्रों के साथ संवाद किया। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे? तो अभिजीत ने कहा कि देखिए मैं ये चाहता हूं कि जितने भी जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं या जो भी लोग हैं वो आकर एक साथ जुड़े, एक मुहिम को इसको मजबूत करें। अगर वो आवाज उठा रहे हैं, वो छात्रों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी एक तरह से जो दीपके हैं वो थोड़ा बचने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन साथ में जो कांग्रेस का जो अभियान है उसकी उन्होंने सराहना की है कि बहुत अच्छा, इस तरह से अगर छात्रों की बात उठाई जाएगी तो जरूर कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। वहीं कुछ ऐसे कुछ लोग वहां पर मौजूद थे जो कि मीडिया थे, उन्होंने सवाल पूछा है जो कि काल्पनिक कह सकते हैं कि भाई अगर धर्मेंद्र प्रधान धर्मेंद्र प्रधान अगर रीशफल में हट जाते, जैसे प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे, अभी अखिल स्वामी जी बात कर रहे थे, रीशफल में अगर वो हट गए तो आप क्या करेंगे? तो अभिजीत दीपके ने कहा कि भाई अभी हटे तो नहीं, जब हटेंगे जब हम अपनी आगे की प्लानिंग डिस्क्लोज करेंगे। हमने पूछा कि और आगे आपका क्या है, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो आगे आपकी क्या प्लानिंग है? तो उन्होंने कहा कि देखिए सबसे पहले तो हमारी सबसे जो मेन प्रायोरिटी है वो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। जब तक उनका इस्तीफा नहीं होता तब तक हम आगे कुछ और भी अभी हमारी प्लानिंग है जो हम बना रहे हैं उसको अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने आज, जैसा कि राजीव जी हमने कल बात की थी कि वो अपनी कुछ कोर टीम का जो है वो उन्होंने थोड़ा उसका विस्तार किया है। आज दो प्रवक्ता उन्होंने और जोड़े, दो महिला प्रवक्ता हैं, वो उन्होंने उनको अपनी टीम के साथ और जोड़ा। और उसके साथ साथ जो 28 तारीख को जो खाप जो पंचायतें जो यहाँ आने वाली हैं, 28 को जंतर मंतर पर आने वाली है, उनको लेकर भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। यानी कि अब जो भी लोग आ रहे हैं उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी पूरी तरीके से जो है वो देखेगी कि कौन कौन लोग आए और
कौन कौन लोग और आ सकते हैं। इसके साथ साथ अभिजीत दीप्ति ने एक बात और कही कि अब हम जो देशव्यापी जो है वो अभियान ये शुरू कर रहे हैं और लोगों से जा जाकर हम ये अपील करेंगे कि आप इस आंदोलन में आइए और आप इस आंदोलन में जुड़िए। तो राजीव जी, ये जो धीरे धीरे जो बदलाव है वो आंदोलन में दिख रहा है। आज थोड़ा कुछ कैनोपी वगैरह भी लगाई गई है, पीछे देख रहे होंगे जरी बारिश और आंधी से बचने के लिए इस तरीके की उन्होंने कोशिश की है। साथ ही दीप के बार बार जो अभी मन से उन्होंने थोड़ी देर पहले, क्योंकि 7 बजे का वक्त होता है, दीप के शायद खाना वाना खाने कुछ जाते, तो उन्होंने पूछा कि मैं कुछ देर के लिए जा रहा हूँ, आप लोग यहाँ रुकेंगे या जाएंगे, क्योंकि धरना अभी यहाँ खत्म नहीं होने वाला है। तो वही पब्लिक ने कहा कि नहीं, हम लोग रुकेंगे। तो ये लगातार पहले दिन से लगातार राजीव जी ये जारी है कि कौन कौन लोग इस धरने में रुक रहा है, क्योंकि रात का जो समय होता है वो बहुत कठिन समय होता है जो आंदोलनकारियों के लिए कि कौन कौन रुकेगा। आता हूँ दोबारा आता हूँ आपके पास। जरा चलते हैं जल्दी से प्रशांत टंडन जी के पास। प्रशांत जी, आज 2 चीज़ें हैं, घटनाक्रम 2। पहला, राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष के रूप में 2 साल पूरे हुए। ये जानकारी राहुल गांधी ने खुद दी है, बाकी उनके साथियों ने किसी ने नहीं दी, विपक्ष के किसी नेता ने नहीं दी। दूसरी बात, धर्मेंद्र प्रधान का जन्मदिन है। राहुल गांधी भी धर्मेंद्र प्रधान गद्दी छोड़ो कुर्सी छोड़ो, कॉकरोच जनता पार्टी या वहाँ जेनजी जो है वो भी वही कह रही है। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण आज इस दिन, और इन सब के बीच 2 घटनाक्रम और भी है। एक है जिसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, जिसका जिक्र कर रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कि वहाँ जो चढ़ावा चोरी हुई है उसमें 2 लोगों का इस्तीफ़ा, इसकी खबर चल रही है सुबह से। इस्तीफे में चंपत राय बंसल साहब का और अनिल मिश्रा हैं शायद, उनका, इन दोनों का के इस्तीफे की बात आ रही है। और ये दोनों इस्तीफ़ा जो हैं इसको ना ही कोई खंडन कर रहा है, ना ही कंफर्म किया अभी तक। और यहाँ पे जो दूसरा पक्ष है वो है कि कैबिनेट के विस्तार की खबर आ रही है, आज सुबह से चल रही है, जिसमें 2 लोग हटाए जाएंगे। शुरुआत में मैं रख चुका हूं, धर्मेंद्र प्रधान जिनका आज जन्मदिन है, और हरदीप पुरी साहब जिनका नाम एप्स्टीन के साथ में, एप्स्टीन फाइल्स के साथ में फंसा था। राहुल गांधी ने साफ साफ उनका जिक्र किया था संसद के अंदर, लोकसभा में, याद कीजिए। तो बहुत कुछ है, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, ऐसे देखा जाए तो विश्लेषण के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रशांत जी। लेकिन रिजल्ट जो आपने बताई, ये घटनाएं बता रही हैं कि भारत के भविष्य की राजनीति की दिशा क्या होगी, और उसको सिलसिलेवार में एक एक बिंदु करके बात करता हूं। इसमें एक, राहुल गांधी का 2 साल पूरे होना नेता प्रतिपक्ष के तौर पे, और नेता प्रतिपक्ष क्यों बने वो, कि कांग्रेस लगभग 100 सीटें जीत कर आई। तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पे राहुल गांधी का जो कार्यकाल है, वो वीडियो आपने दिखाया कि कितनी जगह वो गए, एंगेजमेंट किया, वो सब बातें हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है 2-3, वो ये कि चाहे वो फॉरेन पॉलिसी का मामला हो, चाहे वो आर्थिक मामला हो, राहुल गांधी ने सरकार के सामने बड़े सवाल रखे और तमाम चीज़ों को पे प्रभाव छोड़ा अपना। उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण भाषण है। और एक और बात, क्योंकि राहुल गांधी ने जब भी विपक्ष के ऊपर, यानी जो इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगी दल हैं, उनके ऊपर कभी ईडी की बात हुई, कोई गिरफ्तार हुआ, कुछ और बात हुई, वहाँ पे वो खड़े हुए उनके साथ। ये बात और है कि इंडिया गठबंधन के बाकी जो साथी थे वो उतनी शिद्दत के साथ कांग्रेस के साथ नहीं खड़े हुए। जब राहुल गांधी ने वोट चोरी की बातें की, 2 बार बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें शामिल नहीं हुए वो लोग, और उसी का खामियाजा आज वो पार्टियां उठा रही हैं। उनकी पार्टी अभी जो है अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो शिवसेना हो, या दूसरी और पार्टियां भी, जिनके ऊपर अभी नंबर आना जिनका। लेकिन कई उन्होंने महत्वपूर्ण भाषण दिए। एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण राहुल गांधी ने दिया, जिसमें उन्होंने एक जादूगर की कहानी सुनाई थी कि जादूगर का जादू किस तरीके से फेल हो गया जी, और उसके बाद उसका कोई जादू चला नहीं। जाहिर सी बात है कि वो कहानी डायरेक्टेड थी नरेंद्र मोदी की तरफ, और वो जादू क्या है
वो जादू बेसिकली हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स है। ये वही पॉलिटिक्स है जो अयोध्या से निकली है, जिसके इर्द गिर्द राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विध्वंस और राम मंदिर का निर्माण था। इस नफरत की पॉलिटिक्स के बादशाह हैं नरेंद्र मोदी, और वो जो वही जादू, और उस जादू के जरिए तमाम सारी बातें, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे दूसरी समस्याएं हो, बेरोजगारी की समस्या हो, आर्थिक समस्याएं हो, विदेश नीति की विफलताएं हो, उसको वो ढकते रहे हैं गोदी मीडिया के सहारे। हिंदू मुसलमान का नैरेटिव गोदी मीडिया उनके लिए चलाता रहा। ये जादू अब फीका पड़ गया, अब वो नैरेटिव नहीं चल रहा है समाज में। वो ठीक है कि अभी किसी को लगेगा कि वो पार्टियां तोड़ रहे हैं, क्योंकि संस्थाएं साथ में है, ईडी है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, साथ में खड़ा है इनके, तो पार्टियां तोड़ने में कामयाब है। लेकिन जमीन परिस्थिति जो है वो साफ साफ है, और वो जमीन की आवाज नरेंद्र मोदी के कान तक पहुंच रही है। अयोध्या पे अगर ये मीडिया में खबरें आज सुबह से हैं कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, ये ट्रस्ट बनाया था किसने? ये ट्रस्ट बना है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल से। इसकी घोषणा लोकसभा में हुई है। चंपत राय उनके कैंडिडेट थे, तो ये तो नहीं माना जा सकता कि चंपत राय जो वो कर रहे थे, जो इतने गंभीर आरोप हैं, वो अकेले कर रहे थे। ऐसा तो संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये चंपत राय और अनिल मिश्र कौन है, जरा ये भी बात कर ले। चंपत राय आरएसएस के व्यक्ति हैं, जिंदगी भर वो आरएसएस के ही तमाम पदों पे रहे, जिम्मेदारियों पे रहे, और यही हाल जो है वो अनिल मिश्र का है। वो भी आरएसएस के थे, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, और वो आरएसएस के तमाम कामकाज देखते थे। और अनिल मिश्र वही व्यक्ति हैं जिनको मुख्य जजमान के तौर पे बैठाया गया जब वहाँ पे मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी अयोध्या में। तो ये वो व्यक्ति हैं। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद एक राजनीतिक आंदोलन था, पॉलिटिकल मामला था, और उस पॉलिटिकल मामले को के पॉलिटिकल लोग थे उस ट्रस्ट में, जो घपले घोटाले की बात हम लोग सुन रहे हैं। तो राजनीतिक लोग थे। चंपत राय कोई साधु संत नहीं थे, अनिल मिश्र कोई साधु संत नहीं थे जो अयोध्या के आंदोलन में लगे हुए थे। ये आरएसएस के लोग थे, आरएसएस ने इनको वहां बैठाया, और ये पूरे सब लोग प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड हैं, सरकार के नॉमिनेटेड लोग थे ये। तो जिम्मेदारी केवल चंपत राय तक सीमित नहीं होती। लेकिन इसका पॉलिटिकल मतलब क्या है? इसका पॉलिटिकल मतलब ये है कि राम मंदिर का मुद्दा, जिसने बीजेपी कई सरकारें बनाई, जो नरेंद्र मोदी को वहां तक बैठाया जहां वो बैठे हुए हैं, राम मंदिर का मुद्दा अब बीजेपी उस शिद्दत के साथ नहीं उठा पाएगी, क्योंकि जब भी राम मंदिर का मुद्दा उठाएगी तो चंपत राय सामने आएंगे, और बहुत बड़ी बदनामी इनकी हो गई है। दूसरा मामला जो है, जो मिनिस्टर्स के विभाग कम किए जाएंगे, जो भी मीडिया में चर्चा है, या कुछ को हटाया जाएगा, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप पुरी के नाम प्रमुख तौर पे हैं। हरदीप पुरी एप्स्टीन फेम के हैं, वो खुद टीवी के स्टूडियो में जाके इस बात को कबूल कर चुके हैं कि एप्स्टीन से मिलना जुलना उनका था। तो इनको क्यों हटाया जा रहा है? क्या तेल का संकट ठीक से मैनेज नहीं कर पाए उसके हटाया जा रहा है, या एप्स्टीन मामले में अब उनकी जरूरत नहीं रही? ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि वो तो बहुत ही हॉट फेवरेट हरदीप पुरी ऐसे मंत्री रहे हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाद में बने और मंत्री पहले बने। बीजेपी के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं बेचारे। निशिकांत दुबे 4 बार से वो लोकसभा के सांसद रहे, मंत्री फिर भी नहीं बनाए गए। हरदीप पुरी बिना पार्लियामेंट का मेंबर बने मंत्री बने थे।
मामूली आदमी नहीं है वो। और एप्स्टीन से उनका आना जाना था। तो ये बहुत कुछ कहता है ये। और जी। दूसरी जो धर्मेंद्र प्रधान जिनके ऊपर आरोप है, दोनों बातें ये बता रही हैं कि ये एडमिशन ऑफ क्राइम है, एडमिशन ऑफ गिल्ट है, कि आपने स्वीकार कर लिया है कि हाँ हमसे गलती हुई है। अब उसको आप कैबिनेट रिशफल के नाम पे करें, विभागों के परिवर्तन के नाम पे करें, लेकिन ये एडमिशन ऑफ गिल्ट जो है जी। या जो अपराध का स्वीकारोक्ति है, ये नरेंद्र मोदी की तरफ से आ रही है। और ये दोनों चीजें अब भारत की राजनीति को एक दिशा देंगी। नरेंद्र मोदी अब वहां नहीं है जहां पहले कुछ साल पहले हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी वहां नहीं है जहां पहले हुआ करते थे। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने क्या? नरेंद्र मोदी प्रेशर में हैं, दबाव में हैं? ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। सुनील शुक्ला जी आपके पास आता हूँ। इकरार हमारे साथ बने हुए हैं, उधर जंतर मंतर का सूरत हाल उनसे और लेंगे हम। लेकिन सुनील शुक्ला जी, एक यही क्या आखिर नरेंद्र मोदी इतने प्रेशर में क्यों हैं, टेंशन में क्यों हैं? एक तो मुझे यह समझने में बड़ी दिक्कत है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में किसी मंत्री का इस्तीफा आरोपों के कारण होगा। मुझे न तो विभाग परिवर्तन की संभावना दिखती है धर्मेंद्र प्रधान के और न हरदीप पुरी की। और मैं यह इसको इस आधार पे कर रहा हूं कि सरकार ने कभी भी किसी भी मंत्री को आरोपों के आधार पर नहीं हटाया। हरदीप पुरी का मामला से तो चल नहीं रहा है। एप्स्टीन के मामले को लेकर के एप्स्टीन का इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया। जिन वजहों से इस्तीफा हुआ है उनमें यह भी एक कारण है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अमेरिका में राजदूत बनाया जिसका संबंध एप्स्टीन से थे। इसी ब्रिटेन में जो ब्रिटेन के राजा हैं उनके छोटे भाई को गिरफ्तार किया गया। अन्य कई देशों में कार्रवाई हुई राजनीतिक नेताओं के खिलाफ, लेकिन भारत में, हमारे देश में कोई हलचल नहीं हुई, कोई जांच की बात नहीं की गई। आप धर्मेंद्र प्रधान की बात कर लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान को अभी कल जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उस बैठक में सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने नीट की परीक्षा दोबारा कराए जाने के लिए शिक्षा मंत्री को और पूरे कैबिनेट को बधाई दी कि आपसी सहयोग से जो परीक्षा कराई गई यह बहुत ही सफल रहा और भविष्य में आपसी सहयोग बने रहेंगे। तो ये दोनों इस्तीफे या दोनों विभागीय परिवर्तन, क्योंकि जो बात कही अभी प्रसाद जी ने कि वह एडमिशन ऑफ क्राइम होगा, यह सरकार स्वीकार नहीं कर सकती। ये इसके लिए वह हर कीमत पर इसको टालने का प्रयास करेगी। जो मंत्रिमंडल का अगर विस्तार होता भी है तो मेरा अपना मानना यह है कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों का प्रतिनिधित्व तो बढ़ेगा, वहाँ के लोग, उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, जो पहले भी यह सरकार करती रही है। तो यह जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसके पीछे केंद्र सरकार के मंत्रियों का कामकाज या उनके ऊपर लगने वाले आरोप या उनके सामने आ रहे विफलताएं या उनके विभागीय कमजोरियां, इसके आधार पे कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है जिसकी चर्चा आम होती है कि फला मंत्री ने किया नहीं किया, फला मंत्री ने नहीं किया। और आप ये भी देख लीजिए कि इस मंत्रिमंडल में कितने ऐसे लोग हैं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, जो राजनेता नहीं है, जिनका कोई पब्लिक लाइफ नहीं रही है, और जो ब्यूरोक्रेसी से आए, कहीं से आए और उनको रख लिया गया। मंत्री बने हुए हैं। विदेश मंत्री की विफलताओं की कितनी चर्चा हुई, ये शिक्षा मंत्री की विफलताओं की कितनी चर्चा हुई। कभी सरकार ने ध्यान नहीं, प्रधानमंत्री ने कभी ध्यान नहीं दिया। सब कुछ प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही है। तो किसी आरोप के कारण से इस्तीफा हो जाएगा इनका, मुझे सहज रूप से स्वीकार करने में दिक्कत है। और इसका ताजा तरीन उदाहरण आप देख लीजिए। अभी अयोध्या के मामले में, अयोध्या में चढ़ावे में हुए घपले को लेकर के निशाने पर हैं चंपत राय साहब के ऊपर लगातार ये बात कही जा रही है कि उस जो घपला हुआ, जो भी जिन गतिविधियों में पैसा को इधर उधर किया गया, उस सब काम चंपत राय के ही देखरेख में चल रहा था। FIR हुई उनके खिलाफ, किसी ने उनके खिलाफ कोई बयान दिया, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक जो इस्तीफे की उनकी बात की जा रही है, उस इस्तीफे को स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये खबर कहां से निकली? राम जन्मभूमि ट्रस्ट, राम तीर्थ ट्रस्ट जो है, इसके प्रमुख है नृत्य गोपाल दास जी।
नृत्य गोपाल दास की मणि छावनी में अनिल मिश्रा और चंपक राय दोनों लोग गए, वहां से दोनों लोग बाहर निकले। उसके बाद से खबर उड़ने लगी कि उन्होंने नृत्य गोपाल दास को इस्तीफा सौंप दिया। नृत्य गोपाल दास के छावनी से कोई कहने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने कोई इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं आलोक प्रसाद जी, वो कह रहे हैं कि मेरी जानकारी में कुछ नहीं है कि इस्तीफा हुआ है नहीं हुआ है। चंपक राय कहीं सार्वजनिक रूप से आगे कह नहीं रहे हैं कि इस्तीफा मैंने दिया है या नहीं दिया है। अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। राव साहब हटाए गए हैं या नहीं हटाए, कोई नहीं कह रहा है। केवल एक बात लोगों के बीच फैलाई जा रही है कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर यह इस्तीफा दे रहे हैं तो किन कारणों से दे रहे हैं? निश्चित रूप से जो विवाद चल रहा है उस विवाद के कारण। तो अगर उस विवाद में इनकी संलिप्तता है तो इनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? और अगर एफआईआर में नहीं है तो फिर आप इनके खिलाफ जांच कैसे करेंगे? क्यों कैसे कर पाएंगे आप जी? तो ये अगर किसी आरोप के तहत किसी का इस्तीफा हो रहा होता तो अयोध्या के इस प्रकरण में अब तक ट्रस्ट भंग हो गई होती और भंग हो गया होता और इन दोनों लोगों के इस्तीफे हो जाते या इनको हटा दिया गया होता। दोनों नहीं हुआ। तो यह इस सरकार या इस संगठन के कामकाज की शैली है और उसी शैली के तहत ये अपना काम कर रहा है। रही बात जो आपने राहुल गांधी की बात की, राहुल गांधी का यही एकमात्र रास्ता है प्रतिरोध का। सड़क पर उतरना, सरकार के खिलाफ संघर्ष करना, उस संघर्ष में लोगों को शामिल करना, सरकार की विफलताओं को लोगों के बीच में लेके जाना और लोगों को कंसोलिडेट करना, जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष के सामने कोई विकल्प नहीं है। और ये राहुल गांधी ने इसको कहा अभी है, लेकिन इस पूरे के पूरे संघर्ष के समय में वो लगातार पिछले दिनों से जारी है। आप उनकी जो पदयात्रा थी उससे आप शुरू कर लीजिए, जो कन्याकुमारी से शुरू होकर के श्रीनगर तक गई। जगह जगह उन्होंने जनसभाएं की, जगह जगह लोगों से वो मिले और उस यात्रा के समाप्ति के बाद जो समाज के विभिन्न वर्गों से लगातार मिलते रहे, उनके समस्याओं के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे, चाहे मणिपुर की उनकी यात्रा हो, चाहे नीट में जिन परिवारों के साथ हादसे हुए वो हों, चाहे सीबीएसई के मूल्यांकन पद्धति के कारण जिन लड़कों को नुकसान हुआ वो हों, उनसे इनका संपर्क, नियमित रूप से उनका मिलना। तो जो प्रतिरोध की राजनीति की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, यह सबसे बड़ा कारण है सरकार के बैकफुट पर होने का या उसके खिलाफ बढ़ते हुए जनाक्रोश का जी। क्योंकि जनता के बीच में जो यह बात पहुंचाने की कोशिश राहुल गांधी ने की है, यह इसका असर निश्चित रूप से सरकार पर दिखाई पड़ रहा है और आगे भी वो दिखाई पड़ेगा जी। एक प्रतिरोध की राजनीति और उसमें राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरा जल्दी से आते हैं स्क्रीन पर आइए हमारे तमाम साथियों की। इकरार के पास चलते हैं और फिर अमलेंदु जी आपके पास आता हूं। इकरार, अब देख रहा हूं मैं आपके पीछे थोड़ी गहमा गहमी बढ़ गई है, क्या चल रहा है वहाँ पे? और दूसरी बात यहाँ इंपॉर्टेंट एक समझना चाहता हूँ कि जो लोग आ रहे हैं, जैसे आज चढ़ूनी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी आए, किसान नेता हैं, और अभी तक जो चेहरा 2-3 दिखाई देता है उसमें वही जो मंच पे चेहरा वो सीजेपी से जुड़े हुए लोग, एक उसके फाउंडर अभिजीत दीपके और उसके अलावा सौरभ दास और आशुतोष रांका, ये दिखाई देते हैं और नेहा दिखती हैं। लेकिन क्या अब मंच पे नए नए लोग जुड़ रहे हैं? मतलब सिर्फ आना चले जाना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्ट्रेटजी में शामिल होना, आगे की स्ट्रेटजी बनाना, इसमें और लोग भी आ रहे हैं क्या? जो देखा कि तमाम जितने भी लोग आए जो समर्थन करने के लिए आए, वो मंच पर उन्होंने भाषण दिया और समर्थन का ऐलान किया, लेकिन अभी जो जुड़ने वाला सिलसिला है ना, वो अभी थोड़ा दिख नहीं रहा है। क्योंकि जो लोग आए, जैसे गुरनाम सिंह चढ़ूनी आए, उस दिन भी उन्होंने ऐलान किया था, जिस दिन उनका यहाँ पे धरना था, क्योंकि जब बैरिकेडिंग की गई थी तो उस समय किसानों का भी धरना था यहाँ पर। तो किसानों के धरने के समय जो चढ़ूनी जो ग्रुप है उनका, किसानों का जो उनका धरना था, उनके बाद वो मिलकर गए और आज वो आए स्टेज पर, उन्होंने कुछ बात भी रखी। हालांकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद वो यहाँ से थोड़ा जल्दी निकल गए। लेकिन लोग जो है, तमाम जो लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन अभी जो किसानों की जो बार बार जो जुड़ने की बात हो रही थी, वो अभी उस तरीके का, कुछ किसान जरूर जुड़ रहे हैं, लेकिन उस तरीके का एक बड़े जत्थे में किसानों का जुड़ना या और किसी अन्य संगठन का बड़े उसमें जुड़ना अभी वो थोड़ा दिख नहीं रहा है। क्योंकि ऐसा है, जैसा कि दीपके ने बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि भाई 28 तारीख को हम लोग जो है बड़ा हमारा जो है वो आंदोलन बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उस दिन
जो है सोनम वांगचुक के साथ साथ जो किसान है या जो पंचायतें हैं, जो खाप पंचायतें हैं, उनके लोग हमारे धरने से जुड़ना चालू होंगे। यानी बहुत कुछ अभी इसमें होना बाकी है। और अगर ऐसे में जो खबरें आ रही हैं जिस पर आप लोग चर्चा कर रहे थे, अगर वो हो जाती है तो उसके बाद में क्या इनकी रणनीति होगी, वो एक बार ये फिर लगता है कुछ तय करेंगे। लेकिन अभी जैसा राजीव जी दिख रहा है, वैसा कि अभी फिलहाल ये आंदोलन खत्म होता नहीं दिख रहा है जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो जाए। लगातार लोगों का जुड़ना है, रोज लोग आ रहे हैं यहाँ, अपना जो मंच पर है वो संबोधित कर रहे हैं। एक राजीव जी एक और बात बताऊं कि मंच पर ये लगातार हर किसी जो भी लोग आ रहे हैं उनको मंच पर स्थान जरूर दे रहे हैं, लेकिन आज एक इनके साथ एक गलती कह लीजिए, कुछ कह लीजिए कि दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के एक मंत्री थे संदीप, वो मंत्री उन पर महिलाओं को लेकर एक एलिगेशन लगातार, जिसके बाद उनकी कुर्सी चली गई थी। और काफी कुछ राशन कार्ड का कुछ मामला था, शायद आपको याद होगा, जब पहली बार जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तब के वो मंत्री थे, वो भी इस मंच पर आ गए। और वो मंच पर जैसे अपनी बातें रखने लगे तो कुछ लोगों ने हो सकता है उनको कहा, विरोध किया उनका, और जाके कहा तो उनको मंच से थोड़ी देर में भाषण के बाद उनको हटा दिया गया। यानी जो अभी जो मेच्योरिटी एक तरह से जो होती है कि किसको मंच देना है, किसको नहीं देना है, वो थोड़ी अभी नहीं दिख रही है। क्योंकि जो अभिजीत दीपके हैं वो लगातार मंच पर बने रहते हैं, थोड़े समय के लिए जो उनके साथी हैं वो बने रहते हैं, लगातार जो भी मंच पर अपनी बात रखना चाहता है वो लोग रख रहे हैं। लेकिन इन्हें थोड़ा ये अभी समझने की जरूरत है कि सभी को मंच देने का मतलब, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि माइक उनसे ले लिया गया, क्योंकि जो बातें रखने की होती है वो बातें ना रखकर वो कुछ और बातें रखने लगती है। क्योंकि अभिजीत दीपके बार-बार कहते हैं कि हम इस प्रदर्शन को जो है शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और हम किसी भी तरीके की जो है गलत बात वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। वहीं दूसरी बात, कल जो एक बार फिर राजीव जी एक इंसिडेंट हुआ कि बाहर जो कुछ गुंडों ने जो है, वो गुंडे हम उनको कह सकते हैं, क्योंकि लगातार जो लोग यहाँ कवरेज, कुछ यूट्यूबर चैनल्स थे उनके पत्रकारों के साथ जो लगातार यहाँ कवरेज कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट भी की गई। इसको लेकर अभिजीत दीपके ने भी खेद जताया और नासिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन पुलिस जो है उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 2 दिन पहले एक छात्रा थे, उसके पिता के साथ मारपीट की गई थी, उसके सर पे 7 टाँके आए थे, और उनके साथ भी जब बात हुई कि एफआईआर दर्ज करने की बात हुई तो उसमें पुलिस ने कहा कि इनकी एमएलसी हुई है और हम एक्सपर्ट कमेंट ले रहे हैं। यानी अगर और तमाम जो जिस तरीके की सोशल मीडिया पर जो धमकियां दी जा रही है, तो अभिजीत दीपके को दी जा रही हैं, सौरभ दास को दी जा रही हैं, या विजेता दहिया जो है, राजीव जी विजेता दहिया भी इसमें जो पहले दिन जब सीजेपी का ऐलान हुआ था तो उसमें विजेता दहिया थे, लेकिन वो 3-4 दिन जब ये प्रोटेस्ट हुआ तब वो नहीं दिखे, लेकिन 5वें दिन, 6ठे दिन और आज वो विजेता दहिया भी नजर आ रहा है इस प्रोटेस्ट में। उनको लेकर काफी तरीके की जो बातें हैं सोशल मीडिया पर वो चलती रहती है, शायद इसको लेकर उस समय उन्होंने कुछ दूरी बना ली थी, लेकिन अब वो भी इस प्रोटेस्ट में नजर आ रहे हैं। यानी जो अगर हम देखें तो अभी इस प्रोटेस्ट में जो मैच्योरिटी की थोड़ी कमी लगभग दिख रही है कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए, क्योंकि अभी जो यहाँ लोग जुड़े हैं वो सिर्फ अपनी मर्जी से लोग जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि इनके वॉलंटियर्स हैं या ये जबरदस्ती लेकर आए। यहाँ जो लोग हैं वो अलग अलग जो इलाकों से आ रहे हैं और वो खुद अपने खर्चे पर यहाँ रुक रहे हैं। जैसा बताया कि मुस्लिम और सिख समुदाय के लोग हैं वो लगातार पहले दिन से खाना यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, पानी यहाँ लेकर आ रहे हैं, सब कुछ लेकर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो दीपके बार-बार कहते हैं कि दिल्ली पुलिस उन लोगों की जांच कर रही है जो कि यहाँ पानी बांट रहे हैं, फ्री पानी बांट रहे हैं, पानी पिला रहे हैं उनके। ये जुनैद जो है वो गाजियाबाद के रहने वाले हैं, तो ये बताया गया कि इनके घर तक पुलिस पहुंच गई और पूरी इनकी इंक्वायरी की गई, पूरी छानबीन की गई कि ये क्या काम करते हैं, और इनके घर परिवार में कौन कौन लोग हैं और क्या। तो इस तरीके की चीजें जो है वहाँ एक तरफ दिल्ली पुलिस इनको धरने करने पर कोई रोक नहीं लगा रही है, ना इन्हें हटा रही है। दूसरी तरफ बीच में जो अगर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, बीच में कुर्सियां लगाकर दिल्ली पुलिस के जवान बैठे हैं, महिला पुलिस अधिकारी बैठी है। एक तरफ ये माहौल दिल्ली पुलिस दिखाने की कोशिश करती है, वहीं दूसरी ओर जब ये लोग कहते हैं कि हमारे लोगों पर अटैक हो रहा है और वो उस पर पुलिस जो वो कार्रवाई नहीं कर रही है। तो अब इस रणनीति से अब ये समझने की जरूरत है कि आखिर दिल्ली पुलिस का इरादा क्या है, या क्या उनको अभी ऑर्डर्स नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इकरार, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच हमारे साथी धनंजय कुमार जी जुड़ गए हमारे साथ। धनंजय जी आपका स्वागत है। जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। अभी आप सुन रहे थे इकरार को सीधे जंतर मंतर से जुड़े हुए हमारे साथ और जो कुछ वहाँ चल रहा है, लेकिन उसके अलावा देश में जो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गतिविधियाँ हम देख रहे हैं देश में होते हुए, बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए, इस पर आपकी प्रतिक्रिया?
राजीव जी, देश के अंदर गतिविधियां काफी बढ़ रही हैं और विदेश में भी गतिविधियां काफी बढ़ रही हैं। सुना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फिर विदेश जा रहे हैं। तो अब ये मंत्रिमंडल का विस्तार सोमवार को होगा कि मंगलवार को होगा, अब ये देखना पड़ेगा। अभी तो सूचना ये आ रही है कि शायद कल मतलब जा रहे हैं 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर। बहरहाल वो कहीं भी जाएं कहीं भी आए, उनको क्या लेना देना। लेकिन जो देश के अंदर राजीव जी सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरीके से चोरियां हो रही हैं, वो भी मंदिर में चोरियां हो रही हैं, और किस मंदिर में चोरियां हो रही हैं, तो ये प्रधानमंत्री के ऊपर सीधा सीधा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि राजीव जी भारतीय जनता पार्टी अभी भी ये कहती है कि राम मंदिर का निर्माण उसने करवाया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नहीं हुआ है। इसका मतलब तो वो कहते हैं कि हमने करवाया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय दिया जाता है। मोदी जी ही जो थे वो शंकराचार्य बनकर वहां गए थे उसका शिलान्यास करने भी और उसका प्राण प्रतिष्ठा करने भी। शंकराचार्य को तो नहीं बुलाया गया, लेकिन मोदी जी खुद शंकराचार्य बन गए थे। तो अब मोदी जी जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े बनना चाहते हैं धर्मगुरु, तो ये उनके धर्मगुरु बनने में तो राजीव जी ये रोड़ा अटका रहे हैं विश्व हिंदू परिषद वाले, जो सब वहां चोरी चकारी कर रहे हैं। तो ये राजीव जी प्रधानमंत्री के सामने बड़ा संकट भी पैदा हो गया है कि कैसे वो हिंद धर्म ध्वजा फहराएंगे अगर इसी तरीके से ये विश्व हिंदू परिषद वाले जो है वहाँ चोरियां करते रहेंगे राम मंदिर में चढ़ावे की। तो मोदी जी कैसे जो है वो धर्म ध्वजा हाथ में फहराएंगे। अब सेंगोल लेकर पहुंचे थे मोदी जी वहाँ संसद में, सेंगोल स्थापित कर दिया था। अब वो सेंगोल भी राजीव जी उस काम नहीं आया है। तो काम राजीव जी कुछ नहीं आ रहा है मोदी जी के, और देश के अंदर जो है वो नाराजगी जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब मोदी जी के ऊपर राजीव जी उस नाराजगी का कोई असर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, ये भी एक बड़ा मसला है। नाराजगी तो बढ़ रही है, लेकिन मोदी जी उस नाराजगी से कुछ चिंतित दिखाई पड़ते हैं कि नहीं दिखाई पड़ते हैं। ऊपर से तो नहीं लगता कि मोदी जी कुछ भी चिंतित दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि अगर ऊपर से जरा सा भी चिंतित दिखाई पड़ते तो आज इस राजीव जी मतलब कहा जाए कि पूरी निर्लज्जता के साथ धर्मेंद्र प्रधान को इस तरीके से बधाई नहीं देते, जबकि मालूम है कि किस तरीके से नीट के छात्रों ने खुद अपनी जान ली है। उसके लिए दोषी जो है वो धर्मेंद्र प्रधान को ही माना जा रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान को दोषी इसलिए भी माना जाएगा राजीव जी कि अगर बिहार के किसी जिले के कोषागार में अगर कोई चारा घोटाला हो जाता है तो उसके लिए दोषी अगर जो उस समय का मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद यादव, तो जो नीट के जो कर्ता धर्ता एनटीए एजेंसी है उसके जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, फिर वो उसके दोषी क्यों नहीं। और जब आपने परीक्षा रद्द की तो साफ सी बात है कि आपने माना कि परीक्षा में घोटाला हुआ, तभी आपने परीक्षा रद्द की। जब आपने रद्द की तो इसका मतलब कि घोटाला हुआ, घोटाला भी आपने माना, और घोटाला हुआ तो वो धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में हुआ, ये भी मानना पड़ेगा। तो मोदी जी उनको हटाने की बजाय उनकी पीठ थपथपा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो नई शिक्षा नीति है उसको आप जो है बहुत अच्छे तरीके से लागू कर रहे हैं, उसके लिए आप बड़े जो है बधाई के पात्र हैं। तो मोदी जी राजीव जी हर इसको तरीके से बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब कांग्रेस ने भी ऐलान किया है, उनके युवा संगठनों ने कल ऐलान किया कि वो आंदोलन चलेगा, और इधर ये कॉकरोच जनता पार्टी जो ये भी बैठे हुए हैं, पता नहीं कब तक बैठेंगे, इनका अभी पता नहीं चल रहा है। बहरहाल कुल मिला के संकट जो है राजीव जी मुझे लगता है कि वो मोदी जी के लिए बढ़ता चला जा रहा है। और सड़कें अगर गूंजने लगी जिस तरीके से राजीव जी अभी गूंजना शुरू हुई हैं, तो ये संकट फिर लगातार मोदी जी के लिए बढ़ता चला जाएगा, सरकार के लिए बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि मोदी जी सड़कों के गूंजने के मुकाबले जो हैं वो कुछ और भी गुंजा सकते हैं संसद के सत्र से। तो इसलिए इस पर भी नजर रखनी पड़ेगी कि मोदी जी जो हैं इसकी क्या काट लेकर आते हैं। चूंकि जिस तरीके से आज उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को बधाई दी है, वो एक तरीके से साफ संकेत ये दे रहे हैं कि हम पे जो है सड़कों का कोई असर नहीं होता है, ज्ञानेश कुमार हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण से और सब कुछ व्यवस्था और चाक चौबंद है। तो इसलिए मोदी जी राजीव जी शायद ये संकेत देना चाहते हैं। जी स्वामी जी, लेकिन क्या ये संकेत जो है, जो अभी लास्ट में कह रहे थे अमलेंदु जी, इस संकेत से देश की जनता इसको ऐसे इग्नोर करेगी या चेत जाएगी, और क्या चेती हुई नहीं है, कैसे देखा जाए? अमलेंदु जी ने दो बातें कही और दोनों बड़ी सटीक बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जब चुनाव आयोग उनके साथ है, अब ये नया इन्होंने शगुफे छोड़ दिए हैं कि आप तो है सिटीजन ही नहीं हो। अब हो सकता है रूल में परिवर्तन हो जाए कि साहब आपका पासपोर्ट जो है वो 13 के लिस्ट से निकाल दिया गया है। तो ये देखिए, ये जब चुनाव आयोग उनके साथ है और कानून हमारी मदद नहीं करेगा, उसके बाद हमारा विकल्प क्या है? अच्छा, अमलेंदु जी ने दूसरी बात वो भी बड़ी सटीक कही कि आप ये बताइए, चारा चोर जो मान लीजिए चारा चोरी हुई, ये तो सब जानते हैं कि भाई जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर होता है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर होता है, उसके बाद स्टेट लेवल ऑफिसर होता है। अब ये बताइए, जो चीफ मिनिस्टर है क्या वो सीधे आदेश देता है? जितने भी आदेश होते हैं फाइल के अंदर,
वो सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स देते हैं, नीचे से एलडीसी से चलता है, यूडीसी के पास जाता है, डिप्टी सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, तब वो चीफ मिनिस्टर के पास जाता है अनुमोदन के लिए। तो अगर चीफ मिनिस्टर वहां पे दोषी है तो यहां दोषी क्यों नहीं है? अच्छा, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा कंट्रडिक्शन है। ये मानी बात है कि एक बार एक जो एक्यूज्ड है वो कह रहा है कि हाँ मैं गलती मान रहा हूं, मेरी गलती है, वरना कोर्ट में आप जाते हैं, आपसे कोर्ट पूछता है कि आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं या नहीं करते, वो कहता है मैं स्वीकार करता हूं। 17-18 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, इसका माने हत्या के लिए प्रेरित करने के आप दोषी हैं, और उसके बाद उसको दंड नहीं मिलता, जैसे ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट में हो रहा है। एफआईआर लिखा रहा है राम जन्मभूमि ट्रस्ट, जो खुद उसमें दोषी है। एसआईटी बैठ गई है, स्टेट गवर्नमेंट एफआईआर नहीं लिखा रही है, पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है, और ट्रस्ट उसके अंदर एफआईआर लिखा रहा है। तो मतलब हर जगह गोलमाल है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है राजीव जी, ये मामला अब क्योंकि धर्म का है, देखिए इसीलिए कहते हैं ना, जो आदमी जिस अस्त्र से बहुत ज्यादा खेलता है उसकी मौत उसी अस्त्र से होती है। माने गुंडे बदमाश चाकू और पिस्तौल से खेलते हैं तो उनकी मौत चाकू पिस्तौल से होती है, जो कलम से खेलते हैं उनकी मौत कलम से होती है। उनकी कलम जब तक आवाज देती है, दूसरे की कलम उसको मार देती है। उसी प्रकार से धर्म से इन्होंने क्योंकि सत्ता अपनाई है तो धर्म ही इनका नाश करेगा। और मैं ये मानता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, 2027 के चुनाव में अगर अखिलेश यादव ने कोई गलती तब तक नहीं कर दी, ये उन्होंने कर दी थी मोहन यादव का समर्थन करके, अगर कोई गलती नहीं करती तो इस बार हिंदू भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा और भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही ऐसा मुद्दा नहीं होगा। लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग उनके पास है तो राहुल गांधी को, सब लोगों को इसको भी ध्यान देना होगा कि चुनाव आयोग की बेईमानी को कैसे रोका जाए। आपने पंजाब के अंदर देखा, भगवान मान के खिलाफ ऐसे एक षड्यंत्र चलाया गया कि वो पुलवामा के अंदर आए और वहां पे उन्होंने जो फॉरेंसिक विभाग है उसके एसपी से मुलाकात की, और जब बाद में पता चला कि वो तो भगवान मान ये नहीं, वो तो कोई दूसरा आदमी था। तो ये षड्यंत्र होंगे, और चुनाव आयोग के साथ सबसे बड़ा खतरा ये है कि जनता के रोष और चुनाव आयोग द्वारा जो रिजल्ट दिए जाते हैं, क्योंकि जीतेगा कोई, अनाउंस किसी का कर देंगे, ईवीएम किसी और को पड़ेगा, किन किसी और को देंगे, उसके बाद हम आप क्या करेंगे? डिस्कस करते रहेंगे और फिर ये डिस्कस करेंगे भारतीय जनता पार्टी पंजाब कैसी। धनंजय जी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी आप सुने ही होंगे, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज 2-3 घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण। उसमें एक तो धर्मेंद्र प्रधान का जन्मदिन है आज, और उनसे इस्तीफा मांगने के लिए उधर कांग्रेस पार्टी भी और इधर जंतर मंतर पे भी, दोनों जगह हम लोग देख रहे हैं कि ख़ासकर स्टूडेंट जेनजी वो बेचैन है, बेताब है, और इन सब के बीच एक प्रेशर दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी के ऊपर। लोग भले आज ना देख पाते हों, लेकिन है वो प्रेशर दिख रहा है। ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या उस प्रेशर के तहत, और अब हाँ तीसरी चीज़ महत्वपूर्ण जो पहले बता चुका हूं कि यहाँ सुगबुगाहट कैबिनेट विस्तार की भी चल रही है, और कोई इस्तीफ़ा सब की तो बात, यहाँ तो इस्तीफे होते नहीं हैं, लेकिन हाँ ये कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जा सकता है, उनकी जगह पर निर्मला सीतारमण को बिठाया जा सकता है, और निर्मला सीतारमण की जगह पर किसी और को बिठाया जा सकता है। ये सारी बातें चल रही हैं। ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या ये सब कुछ प्रेशर के कारण है? क्या हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स जो है आने वाले समय में उसमें करवट लेते हुए हम देखेंगे? क्या विपक्ष यहाँ मजबूती से फाइट कर पाएगा? अभी आप महाराष्ट्र में, आप शायद अभी महाराष्ट्र में नहीं हैं आप, जहाँ तक मुझे लग रहा है महाराष्ट्र में हैं आप। महाराष्ट्र मुंबई में हैं। तो महाराष्ट्र में, मुंबई में जो हालात हैं अभी आप देख ही रहे हैं। शिवसेना का हाल क्या हो गया, शिवसेना यूबीटी का। आज ही खबर आई कि 14 विधायक उनके बागी हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक तरफ विपक्ष टूट रहा है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष मजबूत होने की बात कर रहा है, और इन सब में राहुल गांधी, सड़कों पे निकले हुए युवा, इन सब का कितना प्रेशर नरेंद्र मोदी के ऊपर है? प्रेशर है भी या नहीं है? दबाव में हैं भी या नहीं हैं? धनंजय जी नमस्कार। देखिए, महाराष्ट्र से ही शुरू करते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी, अच्छे से जी। महाराष्ट्र से ही बात करते हैं।
यहाँ विपक्ष टूट नहीं रहा है, विपक्ष को तोड़ा जा रहा है, और तोड़ने के लिए जितने हथकंडे होते हैं वो सारे इस्तेमाल किए गए। उसको नाम देते हैं ये लोग, कभी ऑपरेशन लोटस, कभी ऑपरेशन टाइगर, लेकिन ये ऑपरेशन गीदड़ कहा जा सकता है कि आप डरा करके उनको अपने पाले में ले लेते हो या लालच दे करके अपने पाले में ले लेते हो। लेकिन संजय राउत की गालियों को अगर इग्नोर कर दीजिए, लेकिन संजय राउत जो बात उठा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि आप जिस चुनाव चिन्ह पर जिस पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हो, अगर उससे आपको अलग होना है तो आप इस्तीफा दो, जिस पार्टी में जाना है जाओ, जैसे चुनाव लड़ना है लड़ो, कोई दिक्कत नहीं। इस पर बात होनी चाहिए और दल बदल कानून में संशोधन होना चाहिए। एक तो ये, फिर आपने जो हेडिंग लिखी है मैं उसी को देख रहा था कि सड़क की लड़ाई में फंस गए मोदी। मोदी सड़क पे कब लड़े? तो पब्लिक इंतजार कर रही है मोदी जी का, कि जो कहा था कि 50 दिन और दे दो, उसके बाद जिस चौराहे पर बुलाओगे हम आएंगे। जंतर मंतर में लड़के इंतजार कर रहे हैं कि भैया मोदी जी पधारिए, जंतर मंतर नहीं जा पा रहे हैं। मोदी जी जब विपक्ष में थे, जब सत्ता में नहीं थे, जंतर मंतर जरूर गए होंगे, क्योंकि नेता है तो जंतर मंतर जाएंगे। देखिए मोदी जी हर तरफ से घिर गए हैं, फंस गए हैं। वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दें या खुद इस्तीफा ले लें या खुद इस्तीफा दे दें, अब बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता है, किसी को बिठा दें कहीं ला दें। राम मंदिर ने जो किरकिरी थी, इनकी किरकिरी तो लंबे समय से हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर याद कर लीजिए, आप याद कर लीजिए, जो इमरजेंसी को लेकर के एनसीईआरटी की बुक में जो लिखवाया है इन्होंने, और चुनाव आयोग को लेकर के और मीडिया को लेकर के जो गान लिखवाया है, कौन नहीं जानता है। तो अब डंका बजाने की बात हो या और कोई बात हो, ये सब तो खिलाफ जा ही रहा था। अब राम मंदिर वाले प्रकरण ने, जिसको कहते हैं कि ताबूत में आखिरी कील ठोक देना, राम इनके सहारा थे, इन्होंने राम को ही भयंकर धोखा दे दिया। वो एक गीत बड़ा हिट है, आपने सुना होगा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। तो इन्होंने किसको धोखा नहीं दिया? अडवाणी जी से जाके उनका भी एक इंटरव्यू कर लीजिए, अडवाणी जी से, प्रशांत भाई को भेजिए या उनको बुलाइए कि अडवाणी जी जरा बताइए धोखे की परिभाषा क्या होती, धोखा किसको कहते हैं? जिसके साथ रथ पर बैठकर निकले थे उसको बेरथ कर दिया, रथ से उतार दिया, बोला रथ से उतर जाओ, अब रथ लेके हम आगे जाएंगे, वहां धोखा है। फिर एक नारा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो राम को भी धोखा दे दिया। अरे उसमें तो बहुत बढ़िया फोटो है, उसमें तो बहुत बढ़िया फोटो है, नरेंद्र मोदी राम को, बालक राम का हाथ पकड़े हुए लेके जा रहे हैं मंदिर में। काफी चर्चा हुई थी और काफी इसके खिलाफ लोग हो गए थे कि ये गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए कि कैसे धार्मिक है, कैसे आस्थावान है कि जो राम जन जन के भगवान हैं, जन जन को घर देते हैं, सुख देते हैं, जीवन देते हैं, उनको ये कह रहे हैं मैं घर दे रहा हूं। अरे आपके लिए घर तो राम ने दिया है। जो प्रधानमंत्री निवास में आप जाके बैठे हो, वो कैसे बैठे? आप मानते हो कि आपकी अपनी मेहनत से हुआ है, राम ने कुछ नहीं किया है? अगर ये मानते हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन अगर मानते हो कि सब राम करता है तो आपके लिए तो ढेर इतने 100 कमरे का घर, और वो क्या गोल्फ क्लब वगैरह सुना हमने कि सब तोड़ ताड़ के मिला रहे हैं अपने घर में। और राम जी को एक छोटा सा घर दिया है आपने, जिसमें इतनी सारी बेईमानियां हैं। लोगों ने जो उनको समझिए जन्मदिन पे ही दान दिया था, जन्मदिन पे जो चांदी की ईंटें दी थी, चांदी का क्या क्या दिया था। उद्धव ठाकरे भी पूछ रहे हैं, संजय राउत पूछ रहे हैं कि भैया हमने चांदी जो 4 किलो दी थी उसका क्या हुआ। मुंबई के जो सिंधी समाज के लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि ये बिल्कुल सिखाया है, राम को ले जा रहे हैं, उनके मंदिर घर ले जा रहे हैं कि चलो इस घर में रहना भैया राम। जो सबको घर देते हैं उनको ये घर दे रहा है, कितना दिव्य है ये। लेकिन इस दिव्यता पे सवाल ये है कि जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई चांदी हमने दी थी, वो चांदी कहाँ गई? मुंबई सिंधी समाज ने कहा कि हमने 200 किलो चांदी दी थी। 200 किलो चांदी कहाँ है? कोई रसीद नहीं। एक महिला है वो कह रही है कि काक भुसुंडी हमने दान की थी चांदी की, उसका भी कोई पर्चा ये नहीं है। और जिस चंपत राय को देने की बात ये सब कर रहे हैं, सिंधी समाज के लोग कह रहे हैं कि चंपत राय जी को 200 किलो सोना दिया, वो महिला कह रही है कि काक भुसुंडी हमने चंपत राय जी को दिया है।
अब ये कैसी जांच है जिसमें चंपत राय जी को दूसरे तालाब में शिफ्ट कर दिया गया और कहा गया कि भैया आप इस्तीफा दे दो, बस हो गया काम। अब जिस चंपत राय को देना था जवाब 200 किलो चांदी, 4 किलो चांदी, काग भुसुंडी और पता नहीं क्या क्या, मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो गया नहीं, इसलिए मैं क्या बताऊं। लेकिन इतने जो चांदी स्वान किए गए चंपत राय जी को दिए गए, ऐसा पात्र में नहीं डाल दिया कि जो है हमको पता नहीं, गुप्त धन दिया गया, बोल करके दिया गया चंपत राय जी। और वीडियोज हैं उसके, स्टिल फोटो है जिसमें लोग बता रहे हैं कि हमने उनको दिया और रसीद के लिए कहा कि इसकी जांच होगी, जांच होने के बाद आपको रसीद मिलेगी। 5 साल हो गए रसीद की जांच नहीं हुई, शायद रसीद भी नहीं दी गई उनको जिनके नामजद हैं। टिन्नू यादव को किसी ने दिया है अब तक कोई नहीं कहा, वो कौन मिश्रा है उनको किसी ने दिया है ये अब तक नहीं कहा, लेकिन संपत राय जी को दिया है ये तो सबने कहा। लेकिन संपत राय को आपने जो है FIR से बरी कर दिया, कहा कि बस इस्तीफा दे दीजिए प्रभु और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जो टिन्नू यादव है, लवकुश मिश्रा है, अनुकल्प मिश्रा है, मनीष यादव है, अविनाश शुक्ला है, करुणेश पांडे है, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव है, रमाशंकर मिश्रा है, इन सबको FIR इन पर दर्ज हुआ है। हमारे गांव में एक कहावत है राजीव भाई कि बड़का बड़का मछलिया के छोड़ दल गए और इचनमा पोठिया के पकड़ लगे, मतलब इचना पोठिया पकड़ लिए और बड़ी बड़ी जो मछली थी उसको जाने दी। तो इचना और पोठिया को पकड़ करके क्या साबित करना चाहते। और आदित्यनाथ जी भाषण दे रहे हैं, अभी जो महिला जो बोल रही थी उसको बोला कि भाषण मत, खुद भाषण देंगे, खाली इनको भाषण देने का अधिकार। क्या भाषण दे रहा है, कांग्रेस ने इतना लूटा। अरे तो कांग्रेस ने लूटा, 2017 से मुख्यमंत्री आप हो, मोदी आपकी बात नहीं सुनते हैं। आपने कितने कांग्रेसियों को जेल के भीतर किया, ये डेटा दीजिए कि हमने इतने कांग्रेसियों को जेल के भीतर किया। तो अब कह रहे हैं कि जो है, जो राम पे जिनकी आस्था नहीं है वो आरोप लगा रहे हैं। राम की आस्था हो या न हो, देश में जो चोरी हुई है, वो चाहे राम के घर में चोरी हुई हो या घनश्याम के घर में चोरी हुई हो या हमारे घर में चोरी हुई, जो चोर है उसको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। अब फिर जो आपने कहा धर्मेंद्र प्रधान जी की बात कही कि धर्मेंद्र प्रधान जी का जन्मदिन है तो उनको बधाई, लंबी उम्र हो उनकी, 108 साल जिए कम से कम। लेकिन सवाल उठता है कि दूसरों को भी जीने दें। जो बच्चे जो परीक्षा देते हैं, जो बच्चे जो बड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, बड़ी गरीबी में आते हैं, सबके बेटे सबके बाप नहीं है ना धर्मेंद्र प्रधान या कोई और जो उनको विदेश पढ़ाए, रविशंकर प्रसाद वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ तो गांव में पढ़ाना मुश्किल है लोगों का, ऐसे लोगों का देश है। और जहां गांव में पढ़ाना मुश्किल है वहां आप परीक्षाएं लेट लेते हो, कॉलेज स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आपकी अलग नजर है। उसके अलावा आपने क्या किया, जितनी परीक्षाएं होती है वो CBSE की हो चाहे किसी की हो, पेपर लीक हो जाता है। अब नीट की जो परीक्षा हुई और नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पीठ थपथपा ली और धर्मेंद्र प्रधान की भी तारीफ कर ली कि अरे बड़ी जल्दी आपने इतना बढ़िया करा दिया। तो ये बताइए 200 सॉल्वर गैंग के जो 200 लड़के हैं जो पकड़े गए वहां लखीसराय में, हाजीपुर में, बिहार के कुछ लड़के दूसरे के बदले परीक्षा देते हुए, और बताया जा रहा कि 8 या 6 राज्यों के अंदर उनका नेटवर्क है, वहां के लड़के एग्जाम दे रहे थे। वो क्या है, वो 200 लड़के किन किन लड़कों के बदले एग्जाम दे रहे थे, उसकी कहीं चर्चा है? मोदी जी ने कहा, कुछ बोला उस पर? तो ये मुझे लग रहा है कि जितने जितने रास्ते हैं सब रास्ते में धर लिए गए। अब निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। गैरत वाले लोग होते हैं जो इस्तीफा दे देते हैं, इस्तीफा ले लेते हैं। आखिरी बात बोल रहा हूँ, गैरत वाले लोग जो होते हैं इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा लेते हैं। आप याद कीजिए, पाटिल साहब अब नहीं है, शिवराज पाटिल यहाँ जो किसी जमाने में गृह मंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह के समय, यहाँ पे अटैक हुआ ताज होटल में और कपड़ा बदलने के आरोप में उनसे इस्तीफा ले लिया गया। आप याद कीजिए, यही थे अशोक चौहान चीफ मिनिस्टर थे, आदर्श घोटाला हुआ, कुछ फ्लाइटों का मामला था, उनका इस्तीफा हो गया। कितने सारे मामले हैं जिसमें इस्तीफे हुए, चाहे नटवर सिंह हो, चाहे अश्वनी कुमार हो या और हो, आरोप लगने के बाद इस्तीफे हुए और कांग्रेस में उनका करियर खत्म हो गया, राजनीति में उनका खत्म हो गया। लेकिन यहाँ तो प्रमाणित होने के बाद भी, नंगा सच होने के बाद कि उसके लिए इस सबको समझने के लिए कि बेईमानी है, न सुनील शुक्ल जी की जरूरत है, न प्रशांत टंडन जी की जरूरत है, न आपकी जरूरत है। सामान्य आदमी कह रहा है कि गड़बड़ी हुई
और उस गड़बड़ी के बाद भी आप इस्तीफा नहीं लेते हो, आप एफआईआर नहीं करते हो, आप जाने देते हो और लंबा लंबा प्रवचन देते हो। अब प्रवचन कोई सुनने वाला नहीं है। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो लोगों को अब समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस प्रोग्राम के तुरंत बाद आप पॉडकास्ट देखेंगे दोस्तों, एक बहुत ही शानदार पॉडकास्ट और देश के हालात पर एक बहुत गंभीर चर्चा आप ज़रूर देखिए। तुरंत इसके बाद कोशिश हम करेंगे इस प्रोग्राम को भी जल्दी समेटें। प्रशांत जी, एक छोटा कमेंट आपसे, और बहुत कुछ हम लोग चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन राहुल गांधी 2 साल पे जब अपना ये पैगाम दे रहे हैं तो इसके क्या मायने हैं? राहुल गांधी खुद पैगाम दे रहे हैं कि 2 साल मेरे पूरे हुए नेता प्रतिपक्ष के रूप में और मैंने ये किया है, आगे इसको जारी रखेंगे। लेकिन इस मैसेज, इस पैगाम का मायने क्या है, मतलब क्या है? हम लोग देख रहे हैं, वो एंगेजमेंट करते हैं, वो पार्लियामेंट में दिखाई देते हैं, वो सोशल मीडिया पे भी है, वो काम कर रहे हैं जो पहले किसी नेता ने नहीं किया, खासकर विपक्ष के नेता ने, कि अपने वीडियो भी खुद बनाते हैं वो, तो वो अपना काम कर रहे हैं। एक उन्होंने जो बात कही है पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की राजनीति, उस प्रतिरोध की राजनीति को कब कैसे शुरू करेंगे वो ज़रूरी चीज़ है जो हम लोग की निगाह होगी देखने में, क्योंकि अब ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारी, ये काम करना बंद कर चुकी है। हम रोज़ बयान सुनते हैं संजय राउत के, महुआ मोइत्रा के, तृणमूल कांग्रेस की सांसद, बड़े अग्रेसिव जोशीले, लेकिन उनकी पार्टियां टूट रही हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ओम बिरला क्या पिटीशन देने से कुछ नहीं होगा, अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है। वहां से किसी भी संवैधानिक संस्था से कोई न्याय की उम्मीद करना बेकार है। तो अब वो पॉलिटिक्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये देखना होगा। एक आखिरी बात ये कि देखिए, नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है गुजरात से लेकर यहाँ तक की, वो बदली नहीं है। वो पिछले प्रधानमंत्रियों की तरह दफ्तर में बैठ के काम नहीं करते हैं, वो सुबह से रात तक चुनावी मोड में और प्रचार में रहते हैं, जिसका असर अब दिख रहा है। अभी तक तो पिछले प्रधानमंत्रियों और सरकारों का बनाया हुआ सिस्टम चल रहा था, अब वो सिस्टम जवाब दे गया। अब आप देखिए कि तेल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम अब लगभग वहीं आ गए जहां पे ईरान अमेरिका की वॉर के पहले के थे जी। इस बीच आपने 8 रुपए बढ़ा दिए, वापस कब लेंगे आप? वापस लेंगे कि नहीं लेंगे? कि जनता की जेब काट, बहुत कुछ है ऐसा, बिल्कुल। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो कि इम्प्लीमेंट कब करेंगे? अभी अमेरिका से ट्रेड वॉर हो रहा है, ट्रेड डील टॉक्स हो रही है जी, और वो ट्रेड टॉक्स में अमेरिका ये कह रहा है कि हम फिर से वो टैरिफ लगा देंगे पुराने वाले। तो विदेश नीति, डोमेस्टिक नीति, निर्मला सीतारमण का डिपार्टमेंट चेंज करने से कुछ नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि निर्मला सीतारमण को कितनी आज़ादी है फैसला लेने की, या किसी मंत्री को। कैबिनेट मीटिंग कैसे होती है हम सब जानते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी जी अपनी कार्यशैली को सुधारेंगे, वो प्रचार में रहेंगे। भले ही वो काम करना बंद कर चुका है, लेकिन वो कार्यशैली उनकी चलती रहेगी और दिनों दिन सरकार की स्थिति खराब होगी। जी जी जी, बिल्कुल। एक छोटा कमेंट सुनील जी आपसे भी, आपको भी लगता है कि डे बाय डे जिस ढंग से प्रेशर है सरकार की हालत खराब होगी? सरकार तो लोगों के निशाने पर है, लेकिन जो सरकार की कार्यशैली है, अभी तेल की कीमतों में जो वृद्धि हुई है उसको वापस लेने की बात प्रशांत जी ने कही। आप याद कीजिए, एक समय आया था कि सरकार ने निर्णय लिया कि प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल की कीमत तय होगी और उसके आधार पर तेल की बिक्री होगी। कई महीने तक चला ये। जब हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई, इन्होंने उस निर्णय को खत्म कर दिया।
हमेशा से दलीय हित, चुनावी हित और राजनीतिक हित ही इस सरकार के निर्णयों के आधार रहे हैं, जनहित कभी नहीं रहा। आप याद कीजिए कि सीनियर सिटीजन को रेलवे में जो कंसेशन मिलती थी वह कोरोना के काल में खत्म किया गया, आज तक वापस हुआ हो। कोरोना आया, चला गया, कुल हो गया, कुछ नई तरह का एक वायरस आने की बात होने लगी, लेकिन वह जो सुविधा वापस ली गई थी आज तक उसको बहाल नहीं किया गया। सरकारी कर्मचारियों को उस दौर में उनका डीए नहीं बढ़ाया गया था, आज तक वो उसका भुगतान नहीं हुआ, वो भी चल रहा है। उसी कोरोना काल में सामान्य गाड़ियों को विशेष गाड़ियों का दर्जा देकर के किराया बढ़ा दिया गया जी, आज भी वही चल रहा है। तो इस सरकार को जब ये लगता है कि उसका राजनीतिक नुकसान होगा, उसके चुनावी नुकसान होंगे, तब ये चेतती है। इसलिए अब जो राहुल गांधी का जो राजनीतिक अभियान है वह उसको राजनीतिक तौर पर चुनौती दे रहा है। लोगों के बीच में यह परसेप्शन बनने लगा है कि यह सरकार फेल है, यह सरकार जो बात कहती रही है वो कभी नहीं की, ये जो आज जो चुनौतियां हैं उनकी बात करने के लिए तैयार नहीं है, यह उसके लिए दबाव का कारण बनेगा। अन्यथा ये तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कोई सोच सकता था कि अयोध्या वाले मसले पे कोई एफआईआर भी हो जाएगी, उसके बाद भी आधा अधूरा काम कि जो प्रमुख लोग हैं उनका नाम उसमें नहीं है। तो केवल और केवल मेरा अपना मानना है कि जनहित या लोगों का हित या आम व्यक्ति की चिंता सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है। यह सरकार 1 साल तक किसानों को आंदोलन करने के लिए मजबूर थी, 1 साल तक जी। ये देश, दुनिया किसी देश में ऐसा नहीं हुआ कि उस देश का किसान हो संघर्ष करता रहे और सरकार चुप बैठी रहे। सरकारों ने तत्काल हस्तक्षेप करके उस आंदोलन को खत्म कराया, बैठे रहिए। और जो बात कही थी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जी ने कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि क्या हमारे लिए जान दी है, वो बात कितनी सही है कितना गलत है अब तो दिवंगत होकर ही बता सकते हैं, लेकिन बातें आई। तो इस सरकार का कामकाज का तरीका केवल अपना एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना, उस नैरेटिव को जब चुनौती मिलती है तब एक बैकफुट पे होते हैं, जो इस समय स्थिति है, और वह भी राहुल गांधी के राजनीतिक अभियानों के कारण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, बहुत शुक्रिया धनंजय जी, प्रशांत जी, अमलेंदु जी और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए, अपने विचारों के लिए। और आप तमाम साथी, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस प्रोग्राम के तुरंत अभी बाद पॉडकास्ट देखिए, ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर बहुत गंभीर चर्चा, उसे ज़रूर देखिए। और मुझे दीजिए इजाज़त, कल शाम